हेलो एवरीवन। तो शुरू करते हैं दृष्टि का जो आज का टॉपिक है वो है महाकुंभ 2025 प्रयागराज। देखिए, पहले मैं लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं एक मोटी मोटा आपको व्यू दूंगा इस चीज़ों का, न्यूज़ का, और उसी से रिलेटेड जो भी पॉइंट मुझे लगते हैं कि आपको बताने चाहिए उतने ही पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मेरे बताने से पॉइंट्स आपको एग्जैक्टली याद नहीं हो सकते, जबकि अगर मैं कहानी बताऊंगा तो चीज़ें ज़्यादा याद होंगी। आप सभी को पता है कि जनवरी के महीने से लेकर के लगभग मार्च के महीने तक जो है, या फरवरी लास्ट तक बेसिकली, यहाँ पर प्रयागराज में कुंभ महाकुंभ लगा रहा। और इस महाकुंभ के बाद बारे में ऐसा भी कहा गया कि ये काफ़ी वर्षों बाद, लगभग 125 वर्षों बाद, ऐसा एक शुभ अवसर आया कि इस तरह की जो नक्षत्रों की स्थिति है कि इतना इसको पुण्य शुंभ माना जा रहा है, पुण्य कुंभ माना जा रहा है। ठीक है, तो इसमें सरकारों ने प्रचार किया, लाइक भारत सरकार ने भी काफ़ी एडवर्टीजमेंट की, यूपी गवर्नमेंट ने भी एडवर्टीजमेंट की। हालांकि बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने उसके ऊपर पढ़े कि भीड़ को इतना मत बुलाइए, फिर भी भीड़ आना, अपनी श्रद्धा के अनुसार वहाँ पर स्नान करना और अमृत की प्राप्ति के लिए या भगवान में आस्था दिखाना, या हिंदू जो भी हैं, ठीक है, तो वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ आई। ठीक है, भीड़ आने के साथ साथ बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। किस तरह के बने? देखिए, भीड़ तो बहुत सारी आई, लेकिन भीड़ से रिलेटेड कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना। क्यों? क्योंकि पहले ही बताना होता है उस संस्था को, इंटरनेशनल उस एंटिटी को जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भीड़ के आधार पर देती है, उसे पहले ही बताना होता है कि भाई इस डेट पर इतनी भीड़ आएगी। ठीक है, तो भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बना, लेकिन उसके अलावा कई सारे रिकॉर्ड बन गए। चलिए देखते हैं क्या है। तो महाकुंभ मेला 2025 जो है प्रयागराज में आस्था, संस्कृति और मानवीय एकता का अभूतपूर्व संगम था, जो कि 13 जनवरी से शुरू होकर के 26 फरवरी को खत्म हुआ। तो एक बार डेट याद रख सकते हैं कि पौष पूर्णिमा को शुरू हुआ और 26 फरवरी को खत्म हुआ। 45 दिन लगभग लगभग जो है देश विदेश के श्रद्धालु आए। डेटा के अनुसार लगभग 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पर स्नान किया। अच्छा, लगता कैसे है? तो 12 वर्षों में एक बार जो है पूर्ण कुंभ लगता है, 6 वर्षों में कहा जाता है कि अर्ध कुंभ लगता है। तो ये पूर्ण कुंभ था, जो कि 4 स्थानों पर लगता है भारत में। प्रयागराज में लगता है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश में है। हरिद्वार में लगता है, जो कि उत्तराखंड में है। उज्जैन में लगता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और नासिक में लगता है, जो कि महाराष्ट्र में है। यहाँ 4 स्थानों पर बहुत वर्षों से, ठीक है, महाकुंभ का मेला लगता है। अब 13 जनवरी से 26 फरवरी तक टोटल चलता है, जहाँ पर ये माना जाता है कि गंगा, यमुना और जो सरस्वती नदी है, उनका संगम को ही संगम बोला जाता है और लोग संगम में स्नान करना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि वास्तव में सरस्वती, जो कि कहीं राजस्थान से फ्लो करके आती थी इधर, वो सूख चुकी है। तो सरस्वती की कोई रियल धारा तो नहीं है, लेकिन अभी भी ये मान्यता है कि कहीं ना कहीं जो है जमीन के नीचे कहीं सरस्वती होंगी, तो थोड़ा बहुत जो है जल वहाँ पर संगम बनाता होगा। ठीक है, 66 करोड़ लोग जो है टोटल यहाँ पर स्नान करते हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा था, वहाँ पौष पूर्णिमा से कल्पवास का प्रारंभ होता है। गाँव में क्या होता है, कल्पवास जब चलता है तो लोग कल्पवास में संगम के किनारे ही चले जाते हैं। और वो केवल इसी बार की बात नहीं है, कल्पवास के दौरान मुझे लगता है गाँव में ट्रेंड अभी भी है कि जो भी लोग वहाँ के होते हैं वो चले ही जाते हैं अपना पूरा दल बल लेकर के, 1 महीना 1.5 महीना वहीं रहने के लिए। ठीक है ना, तो जैसे 13 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी को खत्म हुआ, तो मोटी मोटा 1.5 महीने का समय है। तो लोग अपना पूरा व्यवस्था करके चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि सिलेंडर, खाने की वस्तुएं इत्यादि, राशन वाशन सारा कुछ लाद करके सपरिवार, मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो तो जरूर चले जाते हैं। आपके भी संज्ञान में होगा, ऐसे लोग घर के जाते होंगे। ठीक है, अब मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान था। टोटल 3 शाही स्नान हुए, इसकी डेट याद रख लीजिए। हो सकता है कि तीनों शाही स्नान को मैच करने को दे दे। तो 14 जनवरी को हम लोग यहाँ पर खिचड़ी खा रहे थे और वहाँ पर लोग पहला शाही स्नान कर रहे थे जो लोग गए थे, और दान की शुरुआत इसी दिन मानी जाती है। फिर दूसरा दिन आया 14 दिन बाद उसके, यानी कि लगभग 29 जनवरी को मौनी अमावस्या आया। मौनी अमावस्या को स्नान करते समय कुछ बोला नहीं जाता है, तो दूसरा शाही स्नान इस दिन था। ठीक है, फिर आता है बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी को फिर तीसरा शाही स्नान था। इस प्रकार 3 शाही स्नान होते हैं। कब कब होता है? तो एक 14 को होता है जनवरी में, एक 29 को होता है और 3 फरवरी को होता है। ठीक है, क्रमशः पहला हुआ आपका मकर संक्रांति के दिन, दूसरा मौनी अमावस्या और तीसरा माघी पूर्णिमा। वहाँ पर जो एक भगदड़ हुई थी, जिसकी चर्चा शायद इसमें नहीं है, तो भगदड़ जो हुई थी वो आपको बता दूं कि सेकंड, यानी कि 29 जनवरी को हुई थी, जो मौनी अमावस्या थी उस दिन। ठीक है, लोग जल्दी से जल्दी नहाना चाह रहे थे, उस कारण से छोटी सी भगदड़ वहाँ पर हुई थी। ठीक है, समापन कब होता है? तो 26 फरवरी को समापन होता है। क्यों? क्योंकि महाशिवरात्रि है, लोग स्नान करते हैं और समापन उसी दिन हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है
कि इस तरह से प्रश्न पूछ लेगा कि महाकुंभ के दौरान निम्न में से किस एक का आयोजन वहां पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी आयोजन, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय पशु आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय आदमी आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय भीड़ आयोजन, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, ठीक है ना, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव वहां पर 16 से 18 फरवरी में मनाया गया। अच्छा, कुछ प्रमुख विश्व रिकॉर्ड जिसकी बात मैं कर रहा था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वहां पर बने, क्या क्या बने। तो पहला मिला कि गंगा वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा सफाई को मिला, ठीक ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड गंगा सफाई को मिला, जिसमें 329 कर्मचारियों द्वारा एक साथ एक ही समय में गंगा सफाई अभियान का कार्य किया गया। तो 329 लोग वहां पर उपस्थित हुए, एक साथ एक समय में सफाई करना शुरू किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। नाम क्या था कि गंगा सफाई, नाम क्या था, गंगा सफाई। दूसरा कैसे मिला, दूसरा रिकॉर्ड जो बना वो 19,278 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। लेकिन ये एक दिन नहीं किया, ये अलग अलग दिन मिला करके किया। यानी कि मेले में 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक चल रहा है, तो कुल मिलाकर के 19,278 सफाई कर्मी जो है अलग अलग जोन में अलग अलग दिन सफाई कर रहे हैं, ठीक है, और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या था कि विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप पेंटिंग, हाथों की छाप पेंटिंग मतलब हाथ में कलर लगा लिया और जो है छापा मार करके पेंटिंग बना दी। तो ये लगभग 10,102 लोगों के द्वारा बनाई गई, तो इसको भी जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, क्या इंपॉर्टेंट है कि महाकुंभ में 24 घंटे में कुल 27,396 लोगों का सेंसोडाइन इंडिया द्वारा दांतों का ऑनलाइन परीक्षण का विश्व रिकॉर्ड बना। कि सेंसोडाइन इंडिया वहां पहुंच गया था, सबका दांत जांच रहा था कि कितना मतलब दांत मंजन बेच देंगे, ठीक है। तो 27,396 लोगों का दांत खोद के मतलब दांत में ऑनलाइन परीक्षण कर दिया। फिर कोका कोला इंडिया और SLMG बेवरेजेस द्वारा ठंडे पेय पदार्थों के सबसे बड़े अस्थायी प्रदर्शन का विश्व रिकॉर्ड बन गया। अब जरूरी ही है कि कोका कोला ऐसी भीड़ वाली जगह पर आएगी, स्पॉन्सर करेगी, ठीक है ना, और अपने कोल्ड ड्रिंक बेचेगी, ठीक। गर्मी तो नहीं थी उतनी, लेकिन फिर भी ये पहुंची। उसके साथ SLMG बेवरेजेस भी पहुंचे। बेवरेजेस क्या होता है, बेवरेजेस मतलब ठंडे पेय पदार्थ को बेवरेज कहते हैं, ठीक है। फिर आता है महाकुंभ में सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया मैंने आपको बता दिया है, तो उसको आपको नहीं जानना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो है महाकुंभ नगर में आयोजित बौद्ध महाकुंभ यात्रा की शुरुआत भी की गई। तो ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि योगी जी के द्वारा बौद्ध महाकुंभ यात्रा की शुरुआत भी यहां पर की गई। फिर कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। महाकुंभ की सुरक्षा की दृष्टिगत 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी, जिसमें अर्धसैनिक बल भी हैं, और 14,000 होमगार्ड और 2,750 AI आधारित CCTV कैमरे जो है लगे हुए थे वहाँ पर, मतलब लगाए गए। चलिए अगला देखते हैं कि प्रयागराज के बाद अब अगला कुंभ कहाँ होना है। ये पूछा जा सकता है कि वर्ष 2027 में होना है, कहाँ होना है, तो नासिक में होना है, ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर नासिक स्थित है और गोदावरी को क्या कहते हैं, तो दक्षिण की गंगा कहते हैं, ठीक है। फिर आता है वर्ष 2028 में उज्जैन में पूर्ण कुंभ लगेगा। उज्जैन में क्या लगेगा, पूर्ण कुंभ लगेगा। नासिक में 2027 में तो कुंभ होगा ही, लेकिन उज्जैन में पूर्ण कुंभ होगा और 2033 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ होगा। दातव्य है कि प्रयागराज में पिछला महाकुंभ 2013 में समाजवादी पार्टी में संपन्न हुआ था। दातव्य है कि 2017 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैंने बोल्ड किया है, कि वर्ष 2017 में यूनेस्को को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी भी घोषित किया गया है। ये होता क्या है, तो यूनेस्को एक संस्था है, आप सभी को पता होगा किसके लिए काम करती है, तो ये प्रिजर्व करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जो धरोहर होती हैं उनको, उसके साथ साथ जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको भी प्रिजर्व करती है। तो कल्चरल चीज़ क्या है, जैसे आपका गरबा नृत्य हो गया, उसको किया हुआ है, ठीक है ना। फिर आपका रामलीला हो गया, उसको किया हुआ है। उसी तरीके से कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में कुंभ को भी प्रिजर्व किया गया है, उसको बोलते हैं ICH, ठीक ना, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, हिंदी में बोलते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसको जो है मान्यता मिली है। कब मिली है, तो 2017 में मिली है। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मोर देन वन वाले प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑप्शन में आपको दे दे कि सेंसोडाइन इंडिया ने वहाँ पर जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दांतों को चेक करके, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर कोका कोला के साथ एक और बेवरेजेस कंपनी जो है वहाँ पे आई, वो भी एक रिकॉर्ड बनाई, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर कह दे कि 2017 में या 2016 में ICH मिला था, यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का टैग मिला था कुंभ को, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इसको
छांट लेंगे। तो महाकुंभ बहुत पहले से जो है लगता है, सूर्य चंद्रमा बृहस्पति और ज्योतिष स्थिति से निर्धारित होता है, आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मज्ञान हेतु शुभ अवधि का संकेत माना जाता है। तो बहुत सारे लोग इस शुद्ध अवधि में पहुंचते हैं। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर और सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती स्थल प्रयागराज के पवित्र तट पर कुंभ का आयोजन होता है। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मैं एकदम वो एस्ट्रो टॉक वाला बाबा बन गया हूँ। मतलब मैं आपको एकदम अच्छे से बता दूंगा कि बृहस्पति राशि के मेष चक्र में प्रविष्ट हो गई थी और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में आ गए थे, तो वहां पर जो है एकदम अमृत वर्षा हो रही थी। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के शुभ अवसर होता है कुंभ लगने के लिए। एक और चीज़ है कि वहाँ पर जो है केंद्र सरकार के द्वारा कलाग्राम स्थापित हुआ था। तो अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको लग रहा होगा क्यों मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। देखिए अगर मास्टर कह रहा है तो मान लो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कलाग्राम जो लगाया गया वो किसके द्वारा लगाया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि कलाग्राम का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ में किया था, जिसके अंतर्गत शिल्प, लोक कला प्रदर्शनी, क्षेत्रीय व्यंजन स्टॉल और हस्तशिल्प के बाजार को दिखाया गया। तो आप लगा दोगे सही है, लेकिन वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था मिस्टर भांगड़ू, वो राज्य सरकार के द्वारा नहीं किया गया था मेरे दोस्तों। ठीक है ना, तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। अब यहां पर आपको लाइक ठोकना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कहना चाहिए, तुरंत वीडियो पॉज करिए, 1 सेकंड में तो कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए कि कलाग्राम, ठीक है ना, ऐसे लिख देंगे। मैं कल सुबह उठूंगा, मैं खोजूंगा इसको, फिर मुझे एकदम रौला ही रौला मजा आ जाता है जब कमेंट देखता हूँ। ठीक है, रिप्लाई करने का मन कर जाता है। ठीक है, अच्छे कमेंट देखता हूँ तब। चलिए आ जाइए। इसी प्रकार एक विशाल उत्तर प्रदेश पर्यटन मंडप में राज्य के धार्मिक पर्यटन सर्किट की झांकियां लगाएंगे। तो राज्य वाले जो है पर्यटन की झांकी लगाए। तो इतना था ये न्यूज़। मुझे लगता है कि आसान टाइप की न्यूज़ थी, ज़्यादा कठिनाई नहीं थी इसमें। फिर भी अब कुंभ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आएगा तो कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगला है कि आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी। तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है कि भाई अनुसूचित जाति जो होती है उसके उपवर्गीकरण उसको किया गया है। उपवर्गीकरण का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि हमारे वहाँ कोई अनुसूचित जाति है, ठीक है ना, एससी में भी उपवर्गीकरण कर दिया कि भाई जो वर्मा लोग होते हैं, अगर वर्मा वैसे होते हो तो अगर मतलब वो लोग जो होते हैं वो आपका, या कनौजिया लोगों को ले लीजिए कि कनौजिया लोग जो होते हैं ये बहुत आगे हैं समाज में। ठीक है, तो उपवर्गीकरण कर दिया कि कनौजिया बहुत आगे हैं, फिर बर्मा उनसे पीछे है, फिर 2-4 और मौर्य मतलब जो जो आते हैं, मतलब सॉरी मुझे नहीं आइडिया, तो उसमें जो है उपवर्गीकरण कर दिया। अच्छा, उपवर्गीकरण से क्या होगा? अब जो सोशल इक्वलिटी का लाभ है वो उस हिसाब से दिया जाएगा कि जब कनौजिया आगे हैं तो उन्हें उतना लाभ ना दिया जाए, जबकि जो सबसे पीछे वाले होंगे उनको ज़्यादा लाभ दे दे, बेलदार वालों को ज़्यादा लाभ दे दे। ठीक है ना, तो इस प्रकार का, साहनी को ज़्यादा लाभ देते, इस प्रकार की चीज़ें जो है यहाँ पर करने में मदद मिलती है। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ क्या है, इसको तो पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 341 और 342। तो सबसे पहले कि आर्टिकल पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलिटी के सेक्शन में ये दो आर्टिकल पूछे जाने की संभावना होती है। आर्टिकल 341, 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूचियों को अधिसूचित करने तथा संसद को ये सूचियां बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। संसद ये सूचियां बनाएगा, ठीक है ना, और साथ ही इन सूचियों को अधिसूचित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति देता है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) राज्य एवं केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीट आरक्षण करने में सक्षम बनाते हैं। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि भाई वो कौन से 2 आर्टिकल के अमेंडमेंट हैं जो मतलब यह आर्टिकल हैं जो कि राज्य और केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति और जनजाति SC एंड ST को सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षण करने में सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ पर 15 आर्टिकल का 4 और 16 आर्टिकल का 4 जो है वो सक्षम बनाता है। ठीक है, अब 15 क्या है, 16 क्या है, मुझे लगता है कि आपको पता होगा और पता होना चाहिए कि अगर आप PCS या RO जैसे एग्जाम के लिए जाते हैं तो कम से कम आपको स्टार्टिंग के, मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के 32 आर्टिकल तक, या हाँ 32 आर्टिकल तक कह लीजिए, और फिर DPSP के कम से कम इंपॉर्टेंट 5-7 आर्टिकल, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के कम से कम कुल मिलाकर के 15 आर्टिकल, फिर कैग, हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फिर पीछे चले जाइए तो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, फिर UPSC से रिलेटेड इमरजेंसी प्रोविज़न, 243 पंचायत, ठीक है ना, और स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन, ये सब चीज़ें याद होनी ही होनी चाहिए अगर आप जा रहे हैं। ठीक है,
याद तो वैसे पूरा होना चाहिए, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ जरूर याद होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि 280 क्या है, तो अब आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 280 क्या है। चलिए, फिर मैं नहीं बताऊंगा आंसर, आपको बताना है कि आर्टिकल 280 क्या है, क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ है। तो यहाँ पर कहता है कि इनको सक्षम बनाता है। उल्लेखनीय है कि 77वां, तो 1995 में जो संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ कि सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए 16 में एक नया खंड 4A जोड़ा गया। ठीक है ना, समझ में आया क्या बात हो रही है, क्या बातें हो रही हैं कि भाई जो नौकरी में आरक्षण होता है वो 15 में 4 और 16 में 4 के द्वारा हुआ। फिर 77वां अमेंडमेंट होता है 1995 में, और उसमें जो है नौकरी में अगर पदोन्नति हो रही है तो पदोन्नति में किस तरह आरक्षण मिलेगा, तो 16 में 4A जोड़ा गया। 16 4 पहले से था, अब 16 4 A के द्वारा नौकरी में पदोन्नति हुई। ठीक है ना, या होगी। चलिए, अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। आगे स्मरणीय तथ्य क्या कहता है कि मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण के संबंधित सिफारिश को स्वीकृत किया। इस आयोग की सिफारिश को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मार्च 2024 में संस्तुति प्रदान की थी, यानी कि विधानसभा से भी वो चीज़ें 2024 मार्च में पास हो गई। अब उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उपवर्गीकरण की जो सेवानिवृत्त IAS थे और उपवर्गीकरण पर, जिनका नाम राजीव रंजन मिश्रा है, उनकी अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग का गठन किया। अध्यक्षता वाले एक सदस्यीय आयोग का गठन किया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भाई आंध्र प्रदेश में ये जो उपवर्गीकरण किया गया है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर के, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को लेकर के, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था इस कमेटी की, तो राजीव रंजन मिश्रा कर रहे थे, यानी कि RR मिश्रा कर रहे थे। ठीक है, और एक सदस्यीय आयोग है ये। ठीक है ना, इसके पश्चात अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने उपवर्गीकरण से संबंधित जो अध्यादेश है उसको स्वीकृति प्रदान कर दी। अब बात आती है कि उपवर्गीकरण होता क्या है। सामान्य अर्थ में उपवर्गीकरण किसी श्रेणी को छोटी या अधिक विशिष्ट उप श्रेणियों में विभाजित करने की प्रक्रिया है कि भाई ब्राह्मण हो तो कौन सा ब्राह्मण हो। ठीक है ना, ये उपवर्गीकरण हो गया। और अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण में अनुसूचित जाति समूह को छोटी उपजातियों में विभाजित किया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का उचित वितरण किया जाएगा। जो मैंने कहा कि सोशल जस्टिस इससे तय होगी, यानी कि सामाजिक न्याय को या कोई स्कीम को आप लागू कर सकते हैं। यही चीज़ जो मैंने बताई कि भाई अगर ज़रूरत जो है वो कनौजिया को कम है और बेलदार को ज़्यादा है, तो बेलदार को ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए उससे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये न्यूज़ जो है यहीं ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये न्यूज़ यहीं ख़त्म हो गई है। अगली न्यूज़ हम लोग की है, पट्टेदा अंचू साड़ी को GI टैग मिला है। ठीक है ना, GI टैग क्या होता है, तो इसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। मिलता क्यों है, तो जैसे किसी स्थान विशेष का कोई सामान है, तो एक तो वहाँ के लोकल चीज़ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, और उस स्थान का नाम जब उस चीज़ से जुड़ जाएगा तो स्थान का भी डेवलपमेंट होगा, वो चीज़ वर्ल्ड वाइड जानी जाएगी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के जरिए। ठीक है ना, और अगर कोई आपका फ्रॉड नाम यूज़ करे, जैसे सपोज करिए कि बनारसी साड़ी अब बनारस के स्थान पर कहीं और बनने लगे, सपोज करिए कि आगरा में बन रही है या कहीं मध्य प्रदेश में बनने लगे, तो फ्रॉड है, क्योंकि उनका नाम तुम कैसे यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे पास वो स्किल ही नहीं होगी। ठीक है, जो बनारसी साड़ी या जो ओरिजिनल चीज़ें वहाँ यूज़ होती हैं वो वहाँ नहीं यूज़ हो पाएंगी। ठीक है, तो अब वो कांजीवरम सिल्क होता है, और बनारसी सिल्क है, तो वो एक फ्रॉड के कैटेगरी में आ जाएगा, उसको करने से रोका भी जाएगा इसके जरिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस न्यूज़ को। रॉ शब्दों में मैंने बता दिया है, अब देख लेते हैं कि किताब में किस तरीके से चीज़ों को लिखता है कि किसी वस्तु का वह संकेत भौगोलिक संकेतक कहलाता है जो उसे एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है। मतलब जिस स्थान पर है भाई उसका भौगोलिक संकेतक है, जहां उस वस्तु की विशिष्ट गुणवत्ता, ख्याति और अन्य विशेषताएं मुख्यतः उसके मूल स्थान के कारण होती हैं। जैसे रसोगुल्ला तो भाई वेस्ट बंगाल या आपका उड़ीसा, इन्हीं दोनों में चलता है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार बनारसी साड़ी या यहाँ पर पट्टेदा अंचू साड़ी की बात हो रही है, तो उस स्थान को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर GI को यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन को बौद्धिक संपदा के रूप में एक मान्यता प्राप्त है। पेरिस कन्वेंशन 1883 के अनुसार, उसमें अनुच्छेद 1-2 के अनुसार औद्योगिक संपदा के अंतर्गत उत्पत्ति के संकेत या भौगोलिक नाम में भी ये शामिल है। अनुच्छेद 10 में कहता है कि ऐसे मिथ्या स्रोत संकेत के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान भी है कि अगर कोई मिथ्या स्रोत संकेत देता है, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कांजीवरम और ये वाला, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही भी हो सकती है। और विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है भारत, उसने भौगोलिक संकेतक जिसको रजिस्ट्रेशन एंड कंजर्वेशन
या रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन अधिनियम 1999, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन 1999, 1999, ठीक है, उसके अंतर्गत ये आया है, जिसको प्रभावी किया गया 4 साल बाद, यानी कि सितंबर 2003 में। तो अगर आपसे पूछे कि जीआई टैग प्रभाव में कब आया भारत में, तो आप कहेंगे कि डब्ल्यूटीओ का सदस्य है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है, और 2003 में ये जीआई टैग प्रभाव में आया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक्ट कब पास हुआ, तो एक्ट पास हुआ था 1999 में। नाम क्या था एक्ट का, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, यानी कि रजिस्टर भी करेंगे और उसको प्रोटेक्शन भी देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे पूछेगा जीआई टैग होता क्या है यार, तो जीआई टैग क्या होता है, किसी स्थान विशेष, जैसे नाम ही लिखा हुआ है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है ना, तो किसी स्थान विशेष पर कोई सामान बनता है वहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहाँ की विशेषताओं, वहाँ की स्थानीयता को लेकर के, और वहाँ पर एक फेम रखता है, तो उसको वर्ल्ड वाइड फिर फेम देने के लिए जीआई टैग आता है, ठीक है। चलिए, जैसे दार्जिलिंग चाय जो है भारत में अपनी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। 2004 में भारत की ओर से पहला पंजीकरण दार्जिलिंग चाय को मिला, फिर धीरे धीरे हर चीज़ को मिलने लगा, ठीक है ना, और 658 उत्पाद अभी वर्तमान मार्च 2025 तक रजिस्टर है। 658 उत्पाद जो है ये टोटल इसमें रजिस्टर है। अच्छा, अगर स्टेट्स की बात की जाए तो सबसे आगे कौन है, तो उत्तर प्रदेश जो है 77 प्रोडक्ट्स के साथ सबसे आगे है, ठीक है, तो हमारा उत्तर प्रदेश आगे रहना चाहिए। फिर आता है तमिलनाडु और फिर आता है कर्नाटक। फिर अभी क्या हुआ, जो पट्टेदा अंचू साड़ी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 28 मार्च 2025 को कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स द्वारा पट्टेदा अंचू साड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया। कहाँ की साड़ी है, तो कर्नाटक के गडक जिला है, वहाँ की साड़ी है, और पट्टेदा अंचू साड़ी की पहचान चौड़े बॉर्डर और चेक डिजाइन से होती है। तो अगर आप कहेंगे तो एक बार गूगल करके मैं आपको पट्टेदा अंचू साड़ी दिखा दूंगा। अच्छा, आपका मन भी कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो मैंने देखा कोई खास साड़ी नहीं है, सामान्य सी साड़ी है, ठीक है, जिसमें चौड़ा बॉर्डर है। अगला आता है वक्फ संशोधन अधिनियम। तो देखिए, पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम से रिलेटेड इस बुक में न्यूज़ दी हुई है, वो कुछ इतनी डेप्थ में है कि जब तक खुद आप उसको 2-3 बार नहीं देखोगे ढंग से अलग अलग, तब तक समझ में नहीं आएगी। क्या चीज़ें टेक्निकल हैं, तो जो चीज़ें टेक्निकल हैं वो मैं अभी बता देता हूँ, बाकी जो हवाबाजी है वो मैं एक बार में आपको समझाते रहूँ। चलिए, वफ़ का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे। वफ़ का अर्थ वो होता है कि कोई व्यक्ति है जो अपनी चल या अचल संपत्ति को दान दे देता है। किस तरीके से दान देता है या समर्पित करता है, धर्म, परोपकारी या पुण्य के रूप में उसको दान दे देता है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सेप्ट किया जाता है या जो ज़मीन हो जाती है वो वक्फ के अंतर्गत आ जाती है। फिर उस संपत्ति को ना बेचा जा सकता है, ना ही उपहार में दिया जा सकता है, और ना ही विरासत में बांटा जा सकता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगी। फिर उससे एक बार वक्फ घोषित हो गई तो संपत्ति हमेशा के लिए परोपकारी उद्देश्य के लिए ही सुरक्षित रहेगी। वक्फ का बहुवचन क्या होता है, औकाफ होता है। क्या होता है, औकाफ, औकात नहीं, औकाफ। तो अब देखिए करना क्या है कि यहाँ से जीएस का क्वेश्चन आए या ना आए, हम लोग को हिंदी का एक क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर कर लेना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आरओ के लिए एक मैराथन सीरीज लाई है, जिसमें 6 टॉपिक हम लोग 9 घंटे में ख़त्म किए हैं, जिसमें से 4 टॉपिक ख़त्म हो गए हैं 6 में से। जाइए वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, बढ़िया वीडियो है, मतलब मैं तो कहूँगा कि मेरे वन ऑफ द बेस्ट वीडियोज़ में से वो एक है। तो यहाँ पर वक्फ का बहुवचन होता है औकाफ। अरबी भाषा का शब्द है जिसका उत्पत्ति होता है क्विफ से। वक्फ का विचार इस्लामिक कानून एवं परंपराओं का अभिन्न अंग था, और इसका जो मुख्य आधार है वो हदीसों में पाया जाता है, विशेषकर सहीह अल बुखारी 2737 हदीस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर यूपीएससी इससे क्वेश्चन बना देगी तो इस तरह के पॉइंट जरूर देगी कि भाई वक्फ जो है किस हदीस में ठीक ठीक वर्णित है, तो सहीह अल बुखारी का 2737 हदीस जो है उसमें वर्णित है। स्मरणीय तथ्य याद करने वाली चीज़ क्या है कि भाई मुस्लिम शासन का आगमन हुआ तो हम लोग वक्फ को, इसका जो इतिहास है 3 कालखंड में बांट सकते हैं। इस्लामी में है तो मुस्लिम शासन के दौरान वक्फ संपत्तियां केंद्रीय नियंत्रण में थी, जहां सर्वोच्च शासक जो है सर्वोच्च प्राधिकारी थे। ब्रिटिश उपनिवेश काल में जो वक्फ का प्रशासन था वो केंद्रीकरण की दिशा में बदलाव आ गया कि भाई उस समय जो है थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए कि स्वतंत्रता के बाद 1954 में पहला वक्फ अधिनियम पारित हुआ। तो सबसे पहले चीज़ याद रखनी है कि अगर प्रश्न पूछ दिया कि पहला वक्फ अधिनियम कब पारित हुआ और पहला ही ऑप्शन वहाँ पर दे दिया 2025, तो फंस जाओगे यार, जबकि 1954 में पहला वक्फ अधिनियम हुआ था। तो होशियारी से पेपर करना है। उसके बाद 1959, ठीक है,
1964 और 1969 में संशोधन हुआ। वर्ष 1984 में एक सीमित वक्फ संशोधन अधिनियम किया गया। 1995 में एक व्यापक वक्फ अधिनियम पारित हुआ और 2013 में इस अधिनियम में एक संशोधन आया। तो डेट आप याद कर लेंगे। और जो सबसे नवीनतम वक्फ संशोधन विधेयक आया है 2024, ठीक है, तो 2024 का क्रमांक 109 दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त करता है और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 क्रमांक 14 बन जाता है। अब वक्फ संशोधन अधिनियम 3 अप्रैल को लगभग 12 घंटे की बहस हुई, इस पर लोकसभा में पारित हुआ। 288 सदस्यों ने समर्थन दिया और 223 ने विरोध किया। वहीं 4 अप्रैल को फिर यह जाता है, एक दिन बाद राज्यसभा में 12 घंटे की चर्चा होती है। 128 मतों के समर्थन में और 95 मतों के विरोध से इसको भी यहाँ पर स्वीकृति मिल जाती है। 5 अप्रैल को यहाँ पर क्या हुआ कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने इसको अपनी स्वीकृति दी, जिससे यह अधिनियम बन गया। तो ये प्रोसेस होता है कि पहले कोई बिल होता है, बिल जाता है, डिस्कशन होता है लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर राष्ट्रपति की अनुमति मिलने पर ये एक एक्ट बन जाता है, जो अधिनियम बन जाता है। और 8 अप्रैल को इसको प्रभावी कर दिया गया। तो अगर पूछता है कि वक्फ अधिनियम 2025 वाला कब से प्रभावी हुआ, तो 8 अप्रैल को हुआ। इतनी बातें याद रखेंगी। बाकी 3, 4, 5 3 चीज़ें लगातार हुई कि लोकसभा में डिस्कशन 12 घंटे का, राज्यसभा में डिस्कशन और राष्ट्रपति की मंजूरी। अधिनियम की धारा 1 क्या कहती है, जो मुख्य संशोधन है उनको कुछ कुछ जान लीजिए, क्योंकि बिना खुद से पढ़े तो याद नहीं होगा। गारंटीड दे रहा हूँ, चाहे जिससे पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। तो अगर धारा 1 की बात करें अधिनियम की, तो उसमें संशोधन करके वक्फ शब्द को बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास कर दिया गया है, जिसका नाम उम्मीद है। उम्मीद का पूरा फुल फॉर्म याद करिए, क्योंकि ये भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। हालांकि इतने छोटे प्रश्न नहीं पूछेंगे। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है। पहले केवल वक्फ शब्द था, अब एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास कर दिया गया है। धारा 2 की बात करें तो यहाँ जुड़े जो प्रावधान है उसके अनुसार वक्फ जैसे उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्ट पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, चाहे किसी भी न्यायालय का आदेश, डिक्री या निर्णय क्यों ना हो। धारा 3 परिभाषाओं में 3 नए शब्द जोड़े गए, जैसे आगा खानी वक्फ जोड़ा गया, बोहरा वक्फ जोड़ा गया, उसके बाद कलेक्टर जोड़ा गया, सरकारी संगठन जोड़ा गया, सरकारी संपत्ति जोड़ी गई, पोर्टल एवं डाटाबेस जोड़े गए। धारा 3I में ईदर वर्बली शब्द को हटा दिया गया है। तो ये मैं नोट किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन सा शब्द वक्फ संशोधन में हटा दिया है। तो आप ये पढ़ लिए कि धारा 3(1) में ईदर वर्बली यानी कि ईदर वर्बली और ये शब्द हटा दिया गया है। अब सिर्फ लिखित दस्तावेज के आधार पर ही वक्फ मान्य होगा। ईदर वर्बली आर का मतलब होता है कि आपने मुंह से कह दिया उसका आधार पर, लेकिन अब जो है लिखित दस्तावेज चाहिए। मौखिक वक्फ और मौखिक मुतवल्ली की नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। धारा 3R में किए गए संशोधन के अनुसार वक्फ समर्पणकर्ता को कम से कम 5 साल इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए। तो ये न्यूज़ भी लगभग हर पत्र पत्रिका में छपी हुई है, तो ये भी काफ़ी जनरल न्यूज़ है, इसलिए इसके पूछने का भी चांस बहुत कम हो जाएगा। अगला है धारा 3RI क्या कहता है, वक्फ बाई यूज़र। इस प्रावधान को भी ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसका अर्थ था कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक, पवित्र या परोपकारी उद्देश्य से प्रयोग की जाती रही है तो उसे वक्फ संपत्ति घोषित किया जाएगा, यानी कि वक्फ घोषित कर दिया जाएगा, चाहे उसके पास कोई लिखित दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन हो या ना हो। लेकिन अब जो है इसको जब हटा दिया गया है तो कहता है कि यूज़र बेस्ड क्लेम नहीं हो सकता, यानी कि केवल उपयोग के आधार पर आप किसी संपत्ति को नहीं कह सकते कि वो वक्फ होगी, ठीक है ना, कि बहुत सालों से यूज़ हो रही है किसी परोपकार के लिए या इस तरह धार्मिक कार्य के लिए, तो वो वक्फ नहीं होगी। आपको वहाँ पर जो है दिखाना ही होगा पेपर, ठीक है ना, लिखित दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा। यदि कोई संपत्ति वक्फ बाई यूज़र के रूप में 2025 के संविधान संशोधन के लागू होने से पहले पंजीकृत हो चुकी है, मतलब जब तक ये संशोधन लागू नहीं हुआ है, तब तो ये बच जाएगी, यानी कि तब वो वक्फ संपत्ति मानी जाएगी। और अगर वह वक्फ संपत्ति से विवादित या सरकारी नहीं है, उसमें भी कंडीशन डाल दी गई है कि ऐसा भी हो सकता है कि जब तक अधिनियम लागू हुआ, यानी कि 5 तारीख को, 5 अप्रैल को, अगर 2025 5 अप्रैल से पहले ये कोई संपत्ति है जो कि वक्फ संपत्ति के रूप में नामित हो चुकी है, जो कि यूज़र मतलब क्या था, यूज़ बाई, वक्फ बाई यूज़र अगर टाइप का है, तब अगर हो चुकी है तब तो फिर ठीक है। अगर नहीं हुई है दोस्तों, तो उस कंडीशन में अगर वो विवादित नहीं है और पंजीकृत भी नहीं है, ठीक ना, तो उसको वक्फ संपत्ति नहीं मान सकते। फिर 3R4 कहता है कि वक्फ अलाल औलाद। ये क्या मतलब है, तो वक्फ अलाल औलाद कहता है कि वक्फ या वाकिफ कोई व्यक्ति जो है अपनी संपत्ति का वक्फ अपनी संतान या वंशजों के लाभ के लिए
करता है और साथ ही उसका कुछ हिस्सा धार्मिक और उपकारोपकारी उद्देश्य के लिए रखता है तो इसे वक्फ अलाल औलाद कहते हैं, कि वक्फ के लिए भी कुछ रख रहे हैं और अपनी औलादों के लिए भी कुछ रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन पुराने प्रावधान के अनुसार अगर वंश समाप्त हो जाएगा तो पूरी आय शिक्षा, विकास, जन कल्याण जैसे धार्मिक परोपकारी कार्यों में सारी संपत्ति या आय खर्च कर दी जाती थी। लेकिन अब नया संशोधन क्या कहता है, इसके अनुसार विधवा, तलाकशुदा महिला और अनाथ के रखरखाव और भरण पोषण पर भी वक्फ की आय खर्च की जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के केवल अब वो संपत्ति जो है दान परोपकार के लिए खर्च ना होकर विधवा के ऊपर, तलाकशुदा के ऊपर, या कोई पुत्र है या कोई अनाथ है तो उसके ऊपर भी, या उसके रखरखाव भरण पोषण पर खर्ची की जा सकती है। अगला जो इसमें है कि नई धारा 3A(1) के अनुसार कोई व्यक्ति तभी वक्फ बना सकता है जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो, उसे समर्पित करने का अधिकार रखता हो। ऐसा नहीं कि आप समर्पित करने का अधिकार नहीं रखते हैं और वैध मालिक भी नहीं है फिर भी वक्फ बना दें अपनी भूमि को। धारा 3A(2) कहता है वक्फ अलल औलाद से महिला उत्तराधिकारियों सहित किसी भी वैध उत्तराधिकारी का आधार अब नहीं छीना जा सकेगा। पहले महिलाओं का कोई जिक्र नहीं था। धारा 3B(1 और 2) कहता है कि संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले पंजीकृत हर वक्फ को 6 महीने के भीतर पोर्टल और डेटाबेस पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। यानी कि 6 महीने के भीतर आप पोर्टल पर दर्ज कर दें और डेटाबेस पर अपनी जानकारी दर्ज कर दें। यदि कारण उचित हो तो ट्रिब्यूनल 1 बार और 6 महीने मोहलत दे सकता है। यानी कि ट्रिब्यूनल टोटल 1 बार और 6 महीने मोहलत दे देगा। 3C(1) के अनुसार कोई सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी, चाहे अधिनियम बनने से पहले की बात हो या अधिनियम बनने के बाद की बात हो। धारा 4(1) में संशोधन हुआ है। देखिए, ये सारी धाराएं आपको याद नहीं होंगी, लेकिन मेरा सुझाव है कि अगर यूपीपीसीएस आप दे रहे हो या यूपीएससी जा रहे हो देने, हो सकता है आरओ में इस तरह के प्रश्न ना पूछे जाए, लेकिन अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस देने जा रहे हो तो एक एक धारा लिख करके उसको घोट लीजिए, क्योंकि धाराओं से प्रश्न थोड़ा टिपिकल बनेगा और यूपीएससी और यूपीपीसीएस चाहती है कि आपके सवाल गलत हो जाए। तो जितने रद्द हुए हैं या जिनमें अमेंडमेंट हुआ है, जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके खास रखा था, वो तो कम से कम पढ़ ही लीजिए। बाकी अगर आपका शौक है तो जितनी आर्टिकल्स में संशोधन हुए हैं वो सब पढ़ लीजिए। तो धारा 4(1) में संशोधन क्या किया गया है, तो इसमें किया गया है पहले व्यवस्था के अनुसार वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण हेतु एक सर्वे कमिश्नर बैठाया जाता था, लेकिन अब सर्वेक्षण किसके पास होगा, जो है वो डायरेक्टली जो वहाँ का वो होगा, डीएम होगा, बेसिकली क्या बोलते हैं, जिलाधिकारी जो होगा, उसको ये दे दिया गया है और इस प्रावधान को हटा दिया गया है। धारा 6 में औकाफ के विवाद से संबंधित संशोधन है। पहले केवल शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ का उल्लेख था, अब यहाँ पर आगा खानी और बोहरा वक्फ शब्द जोड़े गए हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि नए वक्फ संशोधन बिल में से आगा खानी और बोहरा शब्द हटा दिए गए हैं, तो ये गलत बात है। पहले केवल शिवा सुन्नी थे, अब टोटल 4 हो जाएंगे कि आगा खानी और बोहरा वक्फ जो है जोड़े गए हैं। अब होता क्या है, तो देखिए वोहरा जो है एक समुदाय है, वोहरा समुदाय, ठीक है ना, जो मुस्लिम है लेकिन मार्जिनल है, ठीक है ना, और इसी तरह आगा खानी भी होगा, तो इन दोनों को भी जोड़ दिया गया है, मतलब समुदाय का ही एक ग्रुप है, ठीक है ना। जैसे कोई ट्राइब्स वाइब्स पढ़ते हैं तो उसी तरह वोहरा भी एक समुदाय है। महाराष्ट्र के आसपास 1 साल पहले, 1.5 साल पहले काफ़ी चर्चा में था। आप एक बार वोहरा समुदाय के ऊपर देख सकते हैं न्यूज़। धारा 6 और 7 में संशोधन कर ट्रिब्यूनल के निर्णय को अंतिम मानने का प्रावधान है, ठीक है। इसको जो है हटा दिया गया है कि भाई ट्रिब्यूनल के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अब कि ट्रिब्यूनल कोई निर्णय दी तो उच्चतम न्यायालय में चले जाएंगे। अपील की समय सीमा 1 से बढ़कर 2 साल कर दी गई है, यानी कि आप आराम से जाकर के वहां पर अपना अपील कर सकें। अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 2 में यथा संशोधित कर केंद्रीय वक्फ काउंसिल के गठन का प्रावधान किया गया है। अब देखिए, केंद्रीय वक्फ काउंसिल का जैसे ही गठन आया तो गठन के ऊपर मुझे लगता है कि प्रश्न पूछने की संभावना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस तरीके से वक्फ का परिषद बनेगा, यानी कि केंद्रीय वक्फ परिषद बनेगी। कौन कौन रहेगा इसमें, तो पहली बात है कि अध्यक्ष रहेगा जो कि वक्फ मामलों के लिए केंद्र सरकार के मंत्री होंगे, ठीक है। वक्फ मामलों के लिए केंद्र सरकार के मंत्री होंगे। कुल 3 सांसद सदस्य होंगे, जिनमें 2 लोकसभा के और 1 राज्यसभा का होगा, ठीक है। तो 2 चीज हो गई, एक केंद्रीय मंत्री, दूसरा 3 सांसद सदस्य। फिर कहता है तीसरा क्या कहता है, सी क्या है कि मुस्लिम समुदाय से नियुक्त सदस्य कौन होंगे, केंद्र सरकार द्वारा। तो 3 व्यक्ति होंगे जो देशव्यापी मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हो। 3 वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होंगे बारी बारी से। एक मुतवल्ली जिसकी वक्फ संपत्ति की सकल वार्षिक आय 5 लाख रुपए या उससे अधिक हो, मतलब एक जाना माना व्यक्ति होगा। चौथा कहता है कि मुस्लिम कानून के 3 प्रमुख विद्वान होंगे। तो इस प्रकार 3, 3, 6, 1, 7, 7, 3, 10 लोगों की नियुक्ति जो है कुल मिलाकर के मुस्लिम समुदाय से होगी।
दो व्यक्ति क्या होंगे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हो, तो ऐसे दो व्यक्ति होंगे। एक प्रसिद्ध वकील जो राष्ट्रीय स्तर का है, प्रशांत भूषण जैसा, तो वो हो सकते हैं। चार विशेषज्ञ व्यक्ति हो सकते हैं जो निम्न क्षेत्रों से हो, जैसे प्रशासन से हो, कोई आईएएस वाईएएस हो, वित्तीय प्रबंधन से हो यानी कि मैनेजमेंट, आईबीएम ओईबीएम मतलब सॉरी एमबीए करके किसी बढ़िया जगह से हो, इंजीनियरिंग या वास्तुकला या चिकित्सक हो सकता है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग या वास्तुकला का कोई व्यक्ति हो यानी कि आर्किटेक्ट या इंजीनियर कुछ भी हो सकता है, और चिकित्सा से संबंधित कोई डॉक्टर हो सकता है। इसका भी जो है विचार लिया जाएगा, तो इनको भी चार विशेषज्ञ होंगे। अंतिम है कि वक्फ मामलों से जुड़े केंद्रीय मंत्रालय या विभाग का एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव या आंतरिक सचिव स्तर का होगा, वो इसका पदेन सदस्य होगा, ठीक है। तो इतने लोगों की नियुक्ति के साथ यहाँ पर जो केंद्रीय वक्फ परिषद है वो बनेगा। विशेष प्रावधान भी उसमें कर दिया गया है कि सी बिंदु के तहत नियुक्त किए गए सदस्यों में से 2 सदस्य महिलाएं होंगी। सी बिंदु क्या है, तो जो आपके 10 मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति होनी है उसमें से कम 2 महिलाएं होंगी, ठीक है, ये पॉइंट याद रख लेंगे। फिर कहता है कि उपयुक्त उपधारा में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। पदेन सदस्यों को छोड़ करके अतिरिक्त जो धाराएं हैं उसमें 2 सदस्य जो होंगे वो गैर मुस्लिम होंगे। धारा 14 में संशोधन कर राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बोर्ड का गठन किया गया है। अब राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि स्टेट और एनसीआर जो है दिल्ली के लिए जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें अधिकतम 11 सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भाई दिल्ली के लिए जो अलग से सेपरेट बनेगा उसमें कितने जो है सदस्य होंगे, तो उसमें 11 सदस्य होंगे कुल, ठीक है। अगला कहता है केंद्र या राज्य सरकार का कोई मंत्री इस बोर्ड का नामित सदस्य नहीं होगा, ठीक है, जो बोर्ड बनेगा। फिर संशोधित धारा, अच्छा एक चीज और है कि केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति में कम से कम 5, अधिक से अधिक 7 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे। आगे धारा 17 क्या कहती है कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक करना अब संशोधित धारा के अनुसार वक्फ बोर्ड की जरूरत हो जाएगी। पहले की व्यवस्था में बैठक की कोई सीमा नहीं थी। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है धारा 20(1) के तहत ये कहता था कि जो भी बोर्ड के अध्यक्ष होंगे उनको हम लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा सकते हैं, लेकिन ये भी प्रक्रिया पूरी तरह से हटा दी गई है। अब जो अध्यक्ष की नियुक्ति होगी वो चुनाव के माध्यम से और वो भी प्रत्यक्ष नामांकन के जरिए किया जाएगा। वक्फ एक्ट 1995 की धारा 23 में संशोधन हुआ है। अब सीईओ की पद के लिए किसी भी समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, सिर्फ मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है। धारा 47(1)(a) में संशोधन हुआ है जिसके अनुसार वक्फ की शुद्ध आय 1 लाख रुपए या उससे कम है, उनके खातों की वार्षिक ऑडिट होगी, ठीक है। हालांकि ऐसे वक्त में केवल 2% का चयनित ऑडिट किया जाएगा। धारा 47(1)(b) के अनुसार जिसकी शुद्ध वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है उनकी हर साल ऑडिट की जाएगी। फिर बात आती है 50,000 से बढ़ करके आय सीमा 1 लाख रुपए कर दी गई है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की धारा 72(1) कहता है कि वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का जो पहले 7% वक्फ बोर्ड को अंशदान के रूप में देना होता था अब केवल 5% अंशदान के रूप में देना होगा। फिर कहता है 72(7) के संशोधन के अनुसार कि बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है, और जिससे मुतवल्ली को बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपील करने का अवसर होगा, क्योंकि ये जो बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा इसे हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है टोटल संपत्तियों का ब्यौरा दिया हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के पास सबसे अधिक संपत्तियां बताई जा रही हैं। फिर आती है पश्चिम बंगाल के पास, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आती है पंजाब के पास। तो ये पॉइंट भी याद रख लेंगे कि सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्तियां आपके उत्तर प्रदेश के पास है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर पंजाब के पास। फिर अगली न्यूज़ है हम लोग की पहला पंचायत उन्नति सूचकांक। तो इसको चलिए देख लेते हैं।